लोग आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें दो वर्ड का मीनिंग आपको समझना है। एक तो लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं और दूसरा वन वेरिएबल का क्या मतलब है। ठीक है ना। इसका मतलब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 3x + 5, ये ठीक है ना, 3x + 5। इसमें ये वाला नंबर क्या कहलाएगा? कांस्टेंट नंबर। क्या कहलाएगा? क्योंकि अगर मैंने एक बार 5 लिख दिया तो ये कभी भी 6 नहीं बन सकता है ना, कभी भी 4 नहीं बन सकता। एक बार कॉपी में अगर हमने किसी नंबर की वैल्यू लिख दी तो वो फिर कभी चेंज नहीं होता। ऐसा नंबर क्या कहलाता है? कांस्टेंट। क्या कहलाता है? कांस्टेंट। समझे ना। ये भी तो नंबर है ना, ये भी तो नंबर है, लेकिन इस नंबर को हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ लगा हुआ एक और नंबर है जो छुपा हुआ है। समझे ना। और ये नंबर इस 3 को कभी भी 6 बना सकता है, कभी भी 9 बना सकता है, कभी भी 1.5 बना सकता है, कोई भी नंबर बना सकता है। जरूरी नहीं कि 3, 6, 9 और 1.5, कोई भी नंबर में कन्वर्ट कर सकता है ये। समझे ना। इसलिए ये नंबर कांस्टेंट नहीं है। ये नंबर कैसा था? कांस्टेंट, कभी नहीं बदल सकती इसकी वैल्यू। 5 मतलब 5। समझे ना। लेकिन ये 3 अभी दिखने को 3 है, थोड़ी देर के बाद ये और कोई दूसरा नंबर बदल जाएगा। समझ रहे हैं। इसको बदलने के लिए ये फैक्टर इसके साथ में चिपका हुआ है। समझ रहे हैं। तो एक ऐसा नंबर जो कभी भी चेंज हो सकता है उसको हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते। ठीक है। अगर एक नंबर अकेला है, उसके साथ और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तब तो इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। लेकिन अगर इसके साथ कोई भी अलग से चीज़ नज़र आ गई तो फिर इसको हम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। हमने इसका एक और नाम रखा है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ दिस नंबर। इसके साथ जो भी नंबर दिखेगा उसका ये क्या है? कोएफिशिएंट। क्या है? और ये क्या है? x। तो 3 क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या पढ़ेंगे 3 को? कोएफिशिएंट ऑफ x। ये इसके नामकरण समझ में आ रहे हैं आपको? इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? कांस्टेंट। क्यों बोल रहा हूँ? समझ में आया? निशानी क्या है कांस्टेंट की? समझ में आ गई। और इस नंबर को मैं क्या बोल रहा हूँ? कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है। और ये वाला नंबर क्या चीज़ है? आंसर है वेरिएबल। क्योंकि ये सर्टेन नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये कभी भी चेंज होगा, इसको भी चेंज कर देगा। समझ में आ रहा है। ये कभी भी चेंज हो सकता है, ये कोई भी नंबर बन सकता है, और जब ये कोई भी नंबर बनेगा इसको बदल डालेगा, फिर ये 3 नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए अभी ये नंबर हमको नहीं दिख रहा, क्या है? मैं बोलता हूँ थोड़ी देर में x कितना बन गया? 5। कितना बन गया? तो फिर ये 3 रहेगा क्या? क्या बन जाएगा? 3 × 5 क्या बन गया? ये पूरा नंबर 15। तो फिर यहाँ 3 दिखेगा क्या? कहीं नहीं दिखेगा। तो जो पहले 3 के रूप में प्रकट था अब किस रूप में आ गया? 15 के रूप में आ गया। इसलिए 3 कांस्टेंट है क्या? नहीं, बदलने वाला नंबर है ना, बदल जाएगा थोड़ी देर के बाद। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? जो किसी वेरिएबल के साथ लगा होता है, क्या पढ़ना है उसको? कोएफिशिएंट। और इसको तो वेरिएबल पढ़ते हैं। वेरिएबल क्या चीज़ होता है? जिसकी वैल्यू सर्टेन नहीं होती, फिक्स नहीं होती। समझे कि नहीं। यहाँ तक समझ आया? आया कि नहीं आया? अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ इतना नंबर लिखूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं सिर्फ ये नंबर लिखता हूँ 3x + 5, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन। इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है। आपने अपने अर्लियर क्लासेस में इसका छोटा सा डेफिनेशन पढ़ा है, इस साल भी पढ़ रहे हैं, अगले साल फिर से पढ़ेंगे। ऐसे नंबर जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, यानी नंबर और वेरिएबल साथ में एक साथ जमा होते हैं, एक साथ आते हैं, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक नंबर्स। क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक। क्योंकि अलजेब्रा में एक्स वाई भी आता है, नंबर भी आता है। दिस नंबर इज नोन एज अलजेब्रिक नंबर। क्या नाम है इसका? अलजेब्रिक नंबर। मैं शॉर्टकट में इसको अलजेब्रा बोल रहा हूँ। अलजेब्रा क्यों यूज करते हैं? समझ में आया? किसको बोलते हैं अलजेब्रा? जिसमें नंबर भी आता हो और साथ में वेरिएबल्स भी आते हो, एक शब्द में उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
अलजेब्रा। और ऐसे एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं, ऐसे नंबर अलजेब्रिक नंबर कहलाते हैं। क्लियर हुआ ये, है ना। और इसी चीज़ का एक दूसरा नाम भी आप पढ़ चुके हैं, क्या? नंबर और वेरिएबल साथ में आए तो इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? तो इसी चीज़ का दूसरा नाम हमने क्या रख दिया? पॉलिनोमियल। क्या नाम रखा? तो पॉलिनोमियल का भी मतलब वही है जो मैंने अलजेब्रा के लिए आपको एक्सप्लेन किया कि नंबर और वेरिएबल साथ में आते हैं तो उसको क्या पढ़ते हैं अपन? पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। अब ये पूरा एक्सप्रेशन या तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा जाएगा या पॉलिनोमियल पढ़ा जाएगा। समझ आया? पॉलिनोमियल का एक चैप्टर पूरा आप पढ़ चुके हैं ना, समझ में आ रहा है ना पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं? पॉलिनोमियल अलग अलग तरह के नाम भी हम रखते हैं, टर्म के हिसाब से भी हम अलग अलग नॉमेनक्लेचर करते हैं पॉलिनोमियल का। एक टर्म है तो क्या बोलेंगे? मोनोमियल। दो टर्म है तो क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। तीन टर्म है ट्राइनोमियल। अकॉर्डिंग टू द पावर भी हमने क्लासिफिकेशन किया है पॉलिनोमियल का, ठीक है। अगर हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल का 1 है, ऐसा पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या? अगर किसी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर किसी वेरिएबल की 2 दिख रही है, हाईएस्ट डिग्री या पावर कितना है? 2, तो फिर वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पावर 2 वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? आप कंबाइन रूप में हर एक तरह के पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, चाहे वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, क्वाड्रेटिक वाला हो, लीनियर वाला हो, कोई भी हो। एक शब्द में क्या बोले जाएंगे? सबके सब पॉलिनोमियल्स बोले जाएंगे। क्या? पॉलिनोमियल्स। यहाँ तक समझ में आया? ये पॉलिनोमियल है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? इक्वेशन। इक्वेशन किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है ना, एक नंबर है, किसी भी एक्सप्रेशन में ये वाली साइन आ गई, ठीक है, तो उसको हम क्या पढ़ने लगेंगे? इक्वेशन। अब इसके उस पार चाहे कुछ भी लिखा हो, अगर कुछ नहीं लिखा तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। सारे नंबर उठा के हम एक तरफ ले लिए तो उधर क्या बचा? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब 0। सो एनी एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 इज नोन एज इक्वेशन। इक्वेशन किसको बोलते हैं? एनी एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 इज नोन एज इक्वेशन। तो इक्वेशन होने के लिए एक शर्त कंपलसरी हो गई, कौन सा साइन होना चाहिए? इक्वल। इक्वल साइन है तो उसको इक्वेशन बोलना, और नहीं है तो इक्वेशन नहीं होगा। तो इक्वेशन होने के लिए कंपलसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? इक्वल साइन वहाँ मौजूद होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आया आपको कि नहीं आया? आया। अब सुनिए, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है और वन वेरिएबल किसको कहते हैं? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टाइप का वेरिएबल दिखे। अगर x दिख रहा है तो हर जगह x ही होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए, m नहीं होना चाहिए, ABCD कुछ और नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? एक वेरिएबल होना चाहिए। और लीनियर का मतलब ये होता है कि उसमें जितने जगह आपको x दिख रहे हैं, हर जगह x का पावर 1 होना चाहिए। कितना? लीनियर का मतलब होता है पावर, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए वेरिएबल का? 1। पावर 1 के लिए हम नाम क्या यूज करते हैं? लीनियर। समझ में आया? तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल साइन हो, जिसमें एक ही वेरिएबल आ रहा हो, x आ रहा है तो x, y आ रहा है तो y, z आ रहा है तो z। एक ही वेरिएबल होना चाहिए और हर जगह वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा इक्वेशन क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि उसका पावर 1 है और एक वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। समझ आया? आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन छोटा सा नोट करिए, लिखिए 1-2 लाइन का छोटा सा डेफिनेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल? उसी के नीचे लिख लीजिए, आपने हेडिंग जहाँ बनाया है लिखिए एन इक्वेशन हैविंग only one variable, an equation having only one variable and which is linear, और लीनियर को थोड़ा सा इलाबोरेट कर रहे हैं अपन। दैट इज का सिंबल जान रहे हैं ना आप कैसे बनाते हैं अपन? दिस इज, दैट इज, ये सिंबल है दैट इज लिखने का। ठीक है, ठीक है। क्या लिखा आपने? विच इज लीनियर, दैट इज, ये लिखिए, दैट इज द हाईएस्ट पावर, दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1, शुड बी 1। लिख लिए? हाँ, जरा पढ़िए क्या लिखा आपने?
हाँ, इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नोट करिए, इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हो गया, दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आया? शर्त क्या है? एक ही वेरिएबल दिखेगा हर जगह, और मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए वेरिएबल का? 1, और इक्वेशन होना चाहिए। इक्वेशन होने के लिए कंपलसरी शर्त क्या बताई मैंने? इक्वल साइन होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें जब जमा होंगी तभी उसको क्या बोलना है? लीनियर इक्वेशन। अदरवाइज इसको लीनियर इक्वेशन डिक्लेयर नहीं करेंगे और वो हमारे स्कोप से बाहर चला जाएगा। समझे ना? समझ आया यहाँ तक या नहीं आया आपको, ये बताइए पहले। ठीक है, आप थोड़ी सी प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इक्वेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, या इसी की सब हेडिंग बनाइए रूल्स फॉर इक्वालिटी, यानी सॉल्व कैसे करेंगे किसी लीनियर इक्वेशन को और क्या क्या रूल्स इसमें लागू होते हैं। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझ गए। देखिए कौन कौन से रूल्स ऑफ इक्वालिटीज क्या क्या हैं। इक्वालिटी शब्द भी हमने किससे बनाया है? इक्वल से। किससे बनाया है? आप इक्वल साइन होगा तभी तो उसको इक्वेशन बोलेंगे ना। मान लीजिए रूल नंबर 1 देखिएगा ना, मान लीजिए ये है इक्वल साइन। इस इक्वल साइन के लेफ्ट में कुछ नंबर लिखे रहेंगे वेरिएबल के साथ, कुछ भी। इसके उस पार भी कोई नंबर लिखे होंगे वेरिएबल के साथ, ये खाली नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है ना। मान लेते हैं इक्वल के इस पार एक्सप्रेशन लिखा है ए, इसके उस पार एक्सप्रेशन लिखा है बी। ये ए बी मैं शॉर्टकट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज ए क्या हो सकता है? ये बी की जगह क्या हो सकता है? कैसे भी नंबर आ सकते हैं ए बी की जगह। एक्सप्रेशन समझ रहे हैं ना? ये समझ में आ रहा है? समझाने के लिए मैं ए और बी लिख ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं क्या लिखता? 2x + 5 9x - 2 कुछ भी लिख सकते हैं ना ए और बी को। एक्सप्रेशंस आएंगे जिसमें वेरिएबल्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, पॉलिनोमियल्स आएंगे इधर उधर। समझ गए? तो ये एक एक्सप्रेशन है, बीच में इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन क्या बताता है? ये बताता है कि इस तरफ की जितनी भी क्वांटिटी हैं सब को सॉल्व करिए, इस तरफ की जितनी भी क्वांटिटी है सब को सॉल्व करिए, आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। यानी इधर का सॉल्यूशन जो भी आ रहा है इस पार का सॉल्यूशन भी वही आएगा, क्योंकि बीच में क्या लगा है? दोनों तरफ का पल्ला कैसा होगा? बराबर होगा। समझ आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? आया? पक्का? पक्का? आप सुनिए ना, ध्यान से सुनिए। इफ, ध्यान से सुनिए, इस तरफ और इस तरफ अगर मैंने इस तरफ एक नंबर जोड़ा c और इस तरफ भी वही नंबर जोड़ा c, ध्यान से सुनिए, इस तरफ कितना नंबर जोड़ा और इस तरफ भी वही नंबर जोड़ा, सेम नंबर किसी इक्वेशन के दोनों साइड अगर ऐड किया जाए तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले ये बराबर थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इधर ये 5 है और इक्वल लिख रहा हूँ तो इधर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 5, क्योंकि दोनों तरफ का वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर। तो हमने दोनों तरफ का वैल्यू बराबर किया। अब इधर अगर मैं 1 जोड़ता हूँ और इधर भी मैं 1 जोड़ता हूँ तो ये कितना हो गया? 6। उधर भी कितना हो गया? 6। क्या कोई फर्क पड़ा इक्वेशन में? अभी भी दोनों तरफ कैसे हैं? बराबर। दोनों ए और बी आपस में कैसे होंगे? लेफ्ट और राइट साइड दोनों कैसे होंगे? समझ में आए कि नहीं? तो अगर किसी एक्सप्रेशन में इक्वल साइन है, इसका मतलब है लेफ्ट वाला पार्ट पूरा, राइट वाला पार्ट पूरा आपस में क्या होंगे? बराबर। अगर मैं सेम नंबर दोनों तरफ ऐड करता हूं तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 1 गुना बढ़ेगा तो ये भी 1 गुना बढ़ जाएगा, दोनों सेम बढ़ रहे हैं। फिर भी अभी भी दोनों कैसे होंगे? बढ़ने के बाद भी बराबर। समझ आए कि नहीं? पहला रूल इक्वालिटी का, अगर आप दोनों तरफ एक जैसा नंबर ऐड करते हैं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आता। जो वैल्यू पहले थी वो वैल्यू अभी भी रहेगी। समझे कि नहीं समझे? बोलो जोर से। समझ गए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 2, अगर ये a और b आपस में बराबर हैं तो अगर मैं एक तरफ से एक नंबर घटा दूं और दूसरी तरफ से वही नंबर घटा दूं
तो भी दोनों की वैल्यू कैसी होगी, समझ गए। इन दोनों को कंबाइन करके बताइए क्या समझे आप। एक इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड में अगर मैं एक जैसे नंबर दोनों तरफ ऐड कर दूं या एक जैसे नंबर दोनों तरफ से माइनस कर दूं तो इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या। इसमें से अगर मैं 4 निकाल रहा हूं, यहाँ से भी 4 निकाल ले रहा हूं, पहले बराबर थे, दोनों तरफ से 4 निकाल देंगे, अभी भी क्या बचेंगे, बराबर रहेंगे, समझे कि नहीं। तो अगर सेम नंबर हम दोनों तरफ से घटा दें या सेम नंबर दोनों तरफ बढ़ा दें तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आता। ये रूल समझ में आया। सेम रूल अप्लाई होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। अगर ये दोनों तरफ के पड़ले बराबर हैं, इधर अगर मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ और इधर भी वही नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दिस इज 5, दिस इज 5, अगर मैं इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितने गुना बढ़ गया, 3 गुना। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 15। दोनों 3 गुना बढ़े तो दोनों बराबर रहेंगे, समझे। यही सेम चीज़ डिवाइड में भी लागू होती है। चौथा रूल, अगर a और b दोनों बराबर एक्सप्रेशन हैं तो अगर मैंने इधर c का डिवाइड किया और इधर भी c से डिवाइड किया तो एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रूल समझ में आया। इस रूल को क्या बोलते हैं, रूल ऑफ क्या बोलते हैं, इक्वालिटी। ये हम जगह जगह यूज़ करने वाले हैं, आगे याद रखिएगा ना। कहाँ यूज़ होगा, एक्सरसाइज में यूज़ होगा। देखिए कैसे यूज़ होता है ना, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। 3x + 5 इज इक्वल टू 2x मान लीजिए, ठीक है। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की नहीं है, बताइए है कि नहीं। आंसर है एक ही वेरिएबल दिख रहा है x और हर जगह पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 1। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, ये हो गया ना, ठीक है, हो गया। अब देखो हमारा टारगेट क्या है, हम चाहते हैं इस 5 को डिलीट कर दें। क्या करना, 5 को डिलीट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये +5 है, इसको डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -5 दे दूँ इसको मैं। अगर इसमें मैं -5 देता हूँ तो +5 और -5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाना, ख़त्म हो जाना, 0 हो जाना। तो इस +5 को हटाने के लिए मुझे क्या लगाना है यहाँ, -5। लेकिन ये क्या है, इक्वेशन। अगर मैं एक तरफ एक एप्लीकेशन लगाता हूँ तो दूसरा नाराज हो जाएगा। अगर यहाँ से -5 करता हूँ तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, -5। तो ज़रा देखिएगा ना, दिस इज़ 3x + 5, दिस इज़ 2x। ये वाली कहाँ गई, ये सेकंड क्वांटिटी देखिए। दोनों तरफ से मैं अगर एक जैसा नंबर माइनस करता हूँ तो इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो अगर मैं यहाँ से -5 कर रहा हूँ तो यहाँ भी क्या कर दूँ, -5। एक जैसा नंबर दोनों तरफ से, ये a और ये b, दोनों तरफ से एक जैसा नंबर घटा रहा हूँ। ये ख़त्म हो गया, ये दिखेगा 3x और ये दिखेगा क्या, -5, 2x - 5 दिखा। कोई फर्क पड़ा क्या एक्सप्रेशन में, कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि हमने दोनों तरफ से एक जैसा नंबर कम किया है। यही है, दिस इज रूल ऑफ इक्वालिटी। समझे कि नहीं समझे, आया समझ में, बोलिए आया ना, पक्का। अच्छा फिर अब क्या करें, इस 2x को क्या करना है, ख़त्म करना है। मान लीजिए हमको x एक तरफ चाहिए, एक तरफ नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ इस 2x को मैं ख़त्म कर दूँ, तो क्या करूँ, ये 2x प्लस में है तो मैं क्या करूँ, एक 2x माइनस में लगा दूँ तो -2x + 2x ख़त्म। लेकिन एक तरफ अगर आप -2x लगा रहे हैं तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, -2x, रूल ऑफ इक्वालिटी। तो इसमें हमने क्या किया, -2x, तो इसमें भी क्या करेंगे, -2। अब ये कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस। 3x में से 2x चला गया, एक x इज इक्वल टू इधर क्या बचा, x की वैल्यू मिल गई। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको रूल लगाना सिखा रहा हूँ कि इक्वालिटी का रूल कहाँ लगता है। अदरवाइज हम कैसे बनाने वाले हैं इसको ये भी देख लें आप। हमारा क्वेश्चन क्या था, 3x + 5 इज इक्वल टू 2x। ये x वाला है तो इसको x वाले के साथ रहना चाहिए। इक्वल के इस पार ये पॉजिटिव है, मैं इधर बुला लेता हूँ x वाले के पास, तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये 3x, ये इधर आया 2x, ये नंबर है, नंबर को अलग होना चाहिए। इधर ये प्लस में, उधर जा करके 3x में से 2x चला गया, एक x - 5।
आ गया, ठीक है। ये डायरेक्ट आ गया, वो एक अलग चीज़ है कि हम डायरेक्ट कैसे बना रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, लेकिन असल में रूल क्या लग रहा है, ये इस रूल की वजह से आंसर ये आता है। ये वो भले हम डायरेक्ट मेथड से बनाएं वो अलग चीज़ है, लेकिन असली कहानी ये है। तो आपको रूल ऑफ इक्वालिटी समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, पक्का? हाँ, दूसरी चीज़ समझ लीजिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी आंसर हमेशा एक रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? रेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं? सारे होल नंबर हो सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, सारे रियल नंबर हो सकते हैं। समझे ना कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? यानी डिनोमिनेटर सिर्फ ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस, बाकी कोई भी नंबर आए रेशनल नंबर माना जाएगा। सारे इंटीजर्स, इंटीजर में तो पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव सारे नंबर आ जाते हैं ना, इंटीजर में आते हैं कि नहीं? रियल नंबर में रूट वाले नंबर भी आ जाते हैं। याद आया कि नहीं आया? पढ़े ना आप रियल नंबर्स में सारी चीज़ें कि नहीं पढ़े? तो इसको कहीं पर नोट करिए कि सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे? इसको बढ़िया से नोट करके लिखिए। Solution of any linear equation is always a rational number। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन या लीनियर इक्वेशन का आंसर हमेशा क्या आएगा? एक रेशनल नंबर ही आएगा। और रेशनल नंबर कोई सा भी नंबर हो सकता है। आप पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर किसको बोलते हैं ना? ठीक है ना? ठीक है। सारे इंटीजर, सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, ये सब क्या कहलाते हैं? सारे रियल। पूरा नंबर लाइन पर जितने नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वो सब नंबर क्या कहलाता है? रियल नंबर्स। ठीक है। और रियल नंबर दो टाइप का होता है, एक रेशनल और एक इर्रेशनल। रियल नंबर दो टाइप का होता है, एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल। तो इर्रेशनल वाले नहीं चाहिए ना, समझ गए? इर्रेशनल किसको बोलते हैं? जो रूट के अंदर फंसते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर, वो नंबर नहीं चलेगा। तो कौन सा चलेगा? बिना रूट वाले। बाकी सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। समझ गए? प्लस माइनस कुछ भी हो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बस यही शर्त है। तो ये समझ में आया लीनियर इक्वेशन का छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि नहीं आया? अब हम इसके बाद एग्जाम्पल क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं इसको बनाना। ये नोट करिए जल्दी से आप। अपन एग्जाम्पल क्वेश्चंस, इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। ठीक है। अगर हमको स्टेटमेंट में प्रॉब्लम लिख करके दिया गया है तो स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाना है, कैसे आप डिसीजन लेंगे कि इसका इक्वेशन कैसे बनेगा। कौन सा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। याद रखिएगा, इक्वेशन बनाने के लिए एक से ज़्यादा वेरिएबल आपको इन्वॉल्व नहीं करना है, पहली शर्त। समझ गए ना? और उसका पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरी शर्त। ये दोनों शर्त हर जगह मेंटेन रहनी चाहिए पूरे चैप्टर में। जहाँ भी कुछ भी बनाएं ये दोनों शर्त हर जगह मेंटेन रहेगा। ठीक है, समझे ना? ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे डिसीजन लेंगे कि इक्वेशंस कैसे बनेंगे। ठीक है, इधर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हम ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 more than 3 times of a number is equal to 13। अब इसको कैसे एनालाइज करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इक्वेशन बनाने के लिए कंपलसरी साइन कौन सा आना चाहिए? इक्वल साइन। समझे ना? समझे कि नहीं? अब देखो कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, 4 more than, जहाँ भी ये वाला वर्ड मिलेगा ना, मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है ना? क्या होता है? और ज़्यादा करने के लिए हमेशा आप क्या करेंगे? प्लस। जहाँ भी वर्ड मिलेगा लेस देन मतलब कम, तो कम करने के लिए आप क्या करेंगे? माइनस। और जहाँ भी वर्ड मिलेगा टाइम्स, इतने गुना, तो गुना करने के लिए अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। समझ ना? जैसे एक नंबर का 3 गुना, तो उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुना हो जाएगा। तो ये गुना बताने के लिए क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? वो नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे ट्वाइस, थ्राइस, समझ रहे हैं? 4 टाइम्स, टाइम्स वाला शब्द आएगा। क्या शब्द आएगा? टाइम्स। क्या लिखा रहेगा?
ए नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द ओल्डर नंबर और दैट नंबर गिवन नंबर, कोई भी नंबर, ठीक है। एनी नंबर इज 3 टाइम ऑफ दिस नंबर, ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, माई एज इज ट्वाइस ऑफ योर एज, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम, या तो ये ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ ऐसे मिलेंगे, या साथ में कौन सा वर्ड मिलेगा, टाइम्स। टाइम्स मतलब गुना कर देना। तो जहाँ ये शब्द आएगा फट से क्या समझ जाना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई, याद रहेगा। मोर देन में क्या करना है, इतना ज़्यादा, इतना बढ़ाना है, ऐड करना है। लेस देन उतना कम करना है, माइनस करना है। और नंबर ऑफ टाइम जब भी आएगा तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। याद रहेगा ये नोटेशंस, याद रहेगा, अदरवाइज साइड में लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन, 4 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर। एक नंबर है, इस नंबर से 3 गुना, टाइम्स आया ना, ये एक नंबर और उससे 4 ज़्यादा, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, इक्वल टू 13 के बराबर। आप इतना सारा डेटा इसको एनालाइज कैसे करेंगे, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक सिंगल नंबर के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में, जरा देखिए, एक नंबर है, ए नंबर मतलब एक नंबर। आप क्या लिख रहा है, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर। एक नंबर को कितने गुना कर रहे हैं, कितने गुना, 3 गुना। तो यानी क्या करना है, 3 से, अभी मैंने बताया टाइम्स जब भी आएगा क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। तो एक नंबर है, उस नंबर को कितने गुना करना है, 3 टाइम्स, यानी 3 से क्या कर देना उस नंबर को, मल्टीप्लाई। और 4 मोर देन, ध्यान से सुनिए, 4 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर। 4 मोर देन को अलग करो, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर को अलग करो। एक नंबर का 3 गुना और उसमें कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा। मोर देन 4 मतलब क्या करना है, इस नंबर में फिर 4 को ऐड करना है। तो ये किसके बराबर हो जाता है, इक्वल टू 13। तो सबसे पहले वो नंबर सोच लेना जिसको 3 गुना करना है। हमको नहीं पता वो नंबर कौन सा है, तो क्या मान लेंगे, x, कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। वो नंबर कौन सा है, एक नंबर x है, इस नंबर का कितना गुना लेना है, तो 3 गुना करने के लिए इसको क्या किए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करना है, 4 मोर देन 3 टाइम ऑफ ए नंबर, दिस इज 3 टाइम ऑफ ए नंबर। इससे कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, यानी क्या करना है, +4। जब अपन ऐसा करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, 13। इक्वेशन सेट हो गया। समझ आया कि नहीं आया, बोलो, नहीं आया, नहीं आया। सबसे पहले क्या करना है, नंबर सोचना है। सोच लिए, नहीं दिया है तो मान लेते हैं XYZ कुछ भी नंबर। उस नंबर को कितने गुना करना है, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 3 गुना। तो अगर मैंने नंबर x सोचा है तो उसका 3 गुना कितना होगा, 3x, 3 इंटू एक्स। अब 4 मोर देन 3 टाइम ऑफ ए नंबर, ये जो 3 टाइम ऑफ ए नंबर बना ना, इससे कितना ज़्यादा, 4। तो 4 ऐड कर दिए मोर देन के लिए, तो 3x में 4 ऐड कर दिए, तो ये किसके बराबर हो गया, 13 के बराबर। आया समझ में, अभी और बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ना, इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। द करेंट एज ऑफ ए बॉय, ये इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं भाई, इक्वेशन कैसे सेट करते हैं, सेट हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, द करेंट एज ऑफ ए बॉय। करेंट मतलब प्रेजेंट एज, आज का, आज के ज़माने का करेंट बोलते हैं ना, करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं हम लोग। करेंट अफेयर मतलब अभी लेटेस्ट खबरें जो चल रही करंट में, वो करेंट मतलब बिजली वाला करंट नहीं ना, प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें चलती हैं उसको करंट भी बोलते हैं। सो द प्रेजेंट एज ऑफ ए बॉय, आज के डेट में बॉय का एज कैसे बता रहे हैं, देखिए। द करेंट एज ऑफ ए बॉय इज ट्वाइस। ट्वाइस मतलब ये किस लिए आता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना। ट्वाइस मतलब 2 गुना, 2 गुना 2 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। और टाइम्स जहाँ भी आएगा आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो द करेंट एज ऑफ ए बॉय इज ट्वाइस हिज एज 4 years ago। यानी आज उस लड़के की उम्र कितनी है, जितनी आज से 4 साल पहले थी ना, 4 year ago, 4 साल पहले थी ना, उससे कितनी, डबल। ट्वाइस मतलब डबल। कब है एज, आज, समझे कि नहीं। 4 साल पहले जितनी उम्र थी, आज कितनी उम्र है, जितनी मेरी उम्र आज से 4 साल पहले थी उसका डबल कर दीजिए, आज मेरी इतनी उम्र है। क्वेश्चन समझ में आया,
तो पहले मैं मान लेता हूँ मुझे आज की उम्र चाहिए ना, तो मैं आज की उम्र कितना मान लूँ, x साल। तो आज मैं कितने साल का हूँ, x। इसको सीक्वेंस से लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए ना। प्रेजेंट एज ऑफ ए बॉय कितना, x ईयर। आज कितने साल के हैं अपन, x। तो जरा 4 साल पहले बताइए कितने साल के रहे होंगे, हैं? नहीं, यही चीज़ तो आप लोग को समझना है ना। ध्यान से सुनिए, आज से 4 साल पीछे जाने के लिए, 4 साल पीछे जाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आज आपकी उम्र कितनी है, नहीं, अपना उम्र बताइए कितनी है, कोई भी बताओ। आप उम्र ही नहीं मालूम है, आपकी कितनी है, 14 है। 4 साल पहले आप कितने साल के थे, नहीं मालूम। 4 साल पहले चले जाइए, कितने साल के थे, 10 साल के थे ना। तो 4 साल पहले जाने के लिए आपने 4 को क्या किया है, माइनस किया है ना। तो आज आप x साल के हैं, तो 4 साल पहले जाने के लिए क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे। तो जरा बताइए 4 ईयर्स अगो एज कितना रहा होगा। आज x का है तो 4 साल पीछे चले गए, इतना साल का। ये 4 साल पहले का उम्र हो गया कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आज का प्रेजेंट एज ऑफ ए बॉय कितना है। तो आंसर इट इज ट्वाइस हिज एज 4 ईयर्स अगो। आज से 4 साल पहले जितने साल का था, आज कितने साल का है, उसका जस्ट डबल। किसका डबल, आज से 4 साल पहले जो था उसका डबल कर दीजिए, 20 साल का। समझे ना, वो समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ ना। अदरवाइज देखिए कैसे लिखेंगे ना, दोनों एज हम साथ में लिख लेते हैं। ये कौन सी एज है उसकी, x कौन सी एज है, यानी आज की, और ये वाला एज कौन सा है, 4 साल, बोलो 4 साल पहले। और आज वो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ ए बॉय कितना है, ट्वाइस ऑफ 4 ईयर्स अगो। आज से 4 साल पहले जितने साल का था, आज कितने साल का है, उससे जस्ट डबल, ट्वाइस ना। अरे भाई 4 साल पहले 10 साल का था, तो आज कितने साल का है, उसका डबल कर दो, 20 साल का हुआ आज ना। 4 साल पहले वो 10 साल का था, तो आज क्या बोल रहा है, जितना मैं 4 साल पहले था ना, आज कितने का हूँ, उससे जस्ट डबल हूँ। जितना मैं 4 साल पहले था उसका डबल मैं आज हूँ। तो 4 साल पहले अगर वो 10 साल का था, तो आज कितने साल का हुआ, 20 साल का हुआ। अब जरा ध्यान से सुनना, ये आज है उसका, है आज का एज, ये 20 साल हो गया। ये 4 साल पहले कितने साल का, 10 साल का। तो आज ये कितने साल का है, 20 साल का। पहले कितने साल का था, 10 साल का। कितने का डिफरेंस है दोनों में, 10 का है कि ये डबल है आज। क्वेश्चन यही बोला, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस इज द प्रेजेंट एज, आज का एज। और क्या बोल रहा है कि आज का एज जो है वो 4 साल पहले जितना था उससे कितना है आज, डबल है ना, ट्वाइस। तो ये वाली उम्र मेरी आज की, मेरे 4 साल पहले की उम्र से ये कितने गुना है, डबल ना है, डबल है। अगर मैं इसको भी डबल कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बस इक्वेशन तब तक नहीं बनेगा जब तक इक्वल नहीं आएगा, मुझे इक्वल साइन लगाना है। अगर मैं दोनों को इक्वल करना चाहता हूं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आज मेरी उम्र जितनी है, 4 साल पहले जितनी थी उससे आज मैं कितना हूँ, डबल हूँ। तो ये डबल ना है, 4 साल पहले जो उम्र थी, अरे भाई ये 20 साल है, ये 10 साल है, 10 ये 20 ये 10, तो 20 डबल ना हुआ 10 का। इससे उससे डबल है ये कि नहीं। अगर मैं इसको भी डबल कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे। तो मैंने इसको किया डबल, तो दोनों क्या हो गए, ये साइन आ गया, ये इक्वेशन बन गया। बस छोड़ दीजिए इक्वेशन बना के, ये बन गया इक्वेशन। समझ आया ये कैसे बनाए कि नहीं आया, आया, बना लेंगे आप। ठीक, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 3, और इसमें हमको स्टेटमेंट कोट करना है। अब आपके सामने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, इक्वेशन लिखा है। इस इक्वेशन से ज़रा बताइए, अगर हम इसको वर्ड में चेंज करें तो कैसा बनेगा स्टेटमेंट, क्वेश्चन कैसा बनेगा। क्वेश्चन रहा होगा जिसका सॉल्यूशन ये बना है ना, तो क्वेश्चन कैसा रहा होगा, स्टेटमेंट। ठीक है, कैसे बनाएंगे। और फिर आपके सामने ये ट्राई दिस के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके स्टेटमेंट बनाने हैं आपको। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनाना आना चाहिए,
और अगर इक्वेशन दिया है तो उसका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, दोनों आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए x कोई नंबर रहा होगा ना, हमको नहीं पता है, लेट अस सपोज इट इज एनी नंबर, कोई नंबर रहा होगा, उस नंबर को क्या किए 4 से डिवाइड किए, यानी इस नंबर का कितना पार्ट बना है 1/4, 4 से डिवाइड किए, 4 से डिवाइड करने के बाद ये 1/4 आया इसका, नहीं समझे? जैसे मान लो ये 100 है, x कितना है 100 को 4 से डिवाइड करिए, कितना बनता है 25, 1/4 बना 1/4, 100 का 1/4 पार्ट कितना होता है 1/4, 25 होता है ना। अरे भाई 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1/4 बन गया, 1/4 कितना होता है 25 हुआ। तो 1/4 नंबर किसका, किसी नंबर का 1/4 हिस्सा हमने निकाला और इसको उसी नंबर में जोड़ दिया, तो कितना आ गया 10। कुछ समझ में आया? ओवरव्यू कैसे बनाना है मोटा मोटा। ये एक नंबर है, इस नंबर का 1/4 पार्ट, ये 1/4 है ना, 1/4 मतलब समझे भाई x वही नंबर होगा ना x, इसी नंबर को 4 से डिवाइड किए, 4 से डिवाइड करने को बोलते हैं 1/4 पार्ट बनाना। कितना पार्ट 1/4। तो किसी नंबर का 1/4 पार्ट अगर हम उसी नंबर में जोड़ें, देखो इसी नंबर को 4 से डिवाइड किए ना, तो x का ही 1/4 पार्ट है ये, तो एक नंबर का 1/4 पार्ट अगर उसी नंबर में ऐड कर दें तो कितना बन जाता है, वो किसके बराबर होता है 10 के बराबर होता है। इसको कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट में, आप कुछ समझ में आया मोटा मोटा हिसाब किताब कि नहीं आया? नहीं आया? आया तो क्या करना है, देखिए दिस इज x इज एनी नंबर, कोई नंबर होगा, तो 1/4 क्या चीज है, दिस इज 1/4 पार्ट ऑफ x, सो 1/4 ऑफ एनी नंबर, इस नंबर का 1/4 ऑफ एनी नंबर is added with the same number and it is equal to 10। नहीं समझे? क्या समझे? हाँ, एक नंबर को उसी के 1/4 पार्ट से ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। ये स्टेटमेंट है, हिंदी में समझ में आया? एक नंबर को उसी के 1/4 पार्ट नंबर से ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सम ऑफ ए नंबर with its 1/4 part is equal to 10। समझे कि नहीं? तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सम ऑफ 1/4, ठीक है, सम ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर, सम ऑफ यानी जोड़ना, किसका किसका सम ले रहे हैं, नंबर का और उसी नंबर का 1/4 का, ठीक है। तो सम ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर, ये किसके बारे में बात हो गया, इसके बारे में, 1/4 ऑफ ए नंबर और किसका, नंबर का, सम ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर विथ सेम नंबर इज इक्वल टू, किसके बराबर, इक्वल टू किसकी जगह पर आ गया, इक्वल टू 10। आप दूसरे तरीके से भी स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, ए नंबर इज एडेड विथ 1/4 पार्ट, ए नंबर इज एडेड विथ 1/4 पार्ट एंड गेट्स 10, ठीक है। ए नंबर इज एडेड विथ 1/4 पार्ट एंड गेट्स 10, ऐसे भी बना सकते हैं और दूसरे तरीके से भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मीनिंग समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। बन जाएगा, आपकी बुक में दूसरे तरीके से लिखा होगा, लिखने दीजिए, आपको जिस लैंग्वेज में समझ आता है आप उस लैंग्वेज में लिखिए, समझे ना। जरा इनके बताइए, इनको कैसे स्टेटमेंट में लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा ना। x कोई नंबर रहा होगा, नंबर रहा होगा ना, x को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 गुना, क्या बोलेंगे इसको, ट्वाइस ऑफ एनी नंबर, इसके लिए क्या यूज करेंगे, ट्वाइस ऑफ, x कोई नंबर है उसको डबल कर दिए तो डबल करने को क्या बोलते हैं, ट्वाइस करना, डबल करना, है ना। इसमें से कितना माइनस कर रहे हैं,
3, तो आंसर कितना आ रहा है? ये किसके बराबर? 42 के बराबर। तो इसको कैसे लिखेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 फ्रॉम ट्वाइस ऑफ एनी नंबर। दिख रहा है? एक नंबर का डबल किए तो ट्वाइस ऑफ नंबर हो गया। इससे किसको माइनस कर रहे हैं? 3 को। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 फ्रॉम ट्वाइस ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 42। नहीं समझे? नहीं समझे? जरा सोच के देखिए क्या बोल रहा हूं मैं। और छोटा करते हैं, सब्ट्रैक्ट 3 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। माइनस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे माइनस करना है? 2x को क्या बोलेंगे? x कोई नंबर होगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए उस नंबर को, तो ये क्या हो गया? ट्वाइस, डबल। सो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ट्वाइस ऑफ एनी नंबर, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ट्वाइस ऑफ एनी नंबर टू गेट्स कितना? या इज इक्वल टू 42, या टू गेट रिजल्ट 42, आंसर 42। जो आप लिखना है, जो आपको लिखना है लिख लीजिए। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ट्वाइस ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 42, या टू गेट रिजल्ट 42। यहाँ अगर मैं इस इक्वल टू यूज कर रहा हूँ तो यहाँ मैं लिख दूंगा सब्ट्रैक्शन ऑफ 3। ठीक है, ग्रामर का ख्याल रखते हुए सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 फ्रॉम ट्वाइस ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है? 3 का सब्ट्रैक्शन, 3 को माइनस करना ट्वाइस ऑफ एनी नंबर से किसके बराबर होता है? 42 के बराबर। ठीक है, इसके लिए बताएं जरा, सेम वर्ड क्या लिखेंगे आप? सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 या सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 12 टाइम्स ए नंबर। कितने गुना है इस नंबर का? x कोई नंबर होगा, ये उसका कितना गुना है? 12 गुना, 12 टाइम्स ए नंबर। सो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 12 टाइम ए नंबर टू गेट 105। ठीक है, दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 12 टाइम्स ए नंबर टू गेट रिजल्ट कितना? 105। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं स्टेटमेंट? टू गेट रिजल्ट, आंसर कितना आएगा? इसको जरा बताइए कैसे लिखेंगे? x is a number and x plus 4 is a, this is 4 more than the number। 4 जब अपन ऐड करते हैं, वो देखिए मैंने मिटा दिया, जब अपन ऐड करते हैं तो क्या यूज करते हैं? मोर देन, है ना? ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 मोर देन द नंबर, है ना? ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 मोर देन द नंबर इज इक्वल टू 28। ठीक है, नंबर डिवाइडेड बाय 4 मोर देन सेम नंबर गिव रिजल्ट्स 28। नंबर डिवाइडेड बाय 4 मोर देन द सेम नंबर, समझ में आ रहा है? नंबर डिवाइडेड बाय 4 मोर देन द सेम नंबर गिव्स रिजल्ट 48। ठीक है, इसके लिए बोलिए जरा, ये तो बड़ा आसान है। x इज एनी नंबर, तो क्या लिखेंगे? ए नंबर एडेड विथ 6 टू गेट 28। ठीक है, या इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं अपन, एडिंग 6 विथ एनी नंबर इज इक्वल टू, हाँ ऐसे भी लिख लीजिए, एडिंग 6 विथ ए नंबर इज इक्वल टू 28। इसके लिए ज़रा बताइए, ध्यान से देखिए, x is a number, if 3 is multiplied by x then how much this is? 3 times। 3 times को और क्या बोल सकते हो? thrice। so
पढ़िए स्टेटमेंट क्या बनेगा। हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसे आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हाँ एडिंग लिख लो, एडिशन ऑफ बोल दो, थोड़ा सा ग्रामर बस अरेंज कर लेना, हो गया। कैसे बनाओगे? एडिशन ऑफ 3 विथ थ्राइस ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 15, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। एडिशन ऑफ 3 विथ thrice of any number give result 15। समझ आया? तो ऐसे अपन स्टेटमेंट बनाएंगे। इक्वेशन दिया है, इक्वेशन से स्टेटमेंट, इट मे बी एनी अदर फॉर्मेट, दूसरे फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट लिखा है तो उससे आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अगला एग्जांपल डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, एग्जांपल नंबर 4 से लेकर के एग्जांपल नंबर 7 तक की चीज़ें, ठीक है। पहला हम लेते हैं सॉल्व द इक्वेशन। हर क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व करना है। आप आइदर इक्वालिटी के रूल्स लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या जो आपको सरल तरीका आता है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक रूल इक्वालिटी वाले ही होते हैं, ठीक है ना, याद है ना रूल ऑफ इक्वालिटीज़ कि नहीं याद है? याद है, ठीक है। चलिए इसको हमको सॉल्व करना है। तरीका ये है रूल ऑफ इक्वालिटी लगाने का, हम ये चाहते हैं कि इक्वल साइन के इस तरफ लेफ्ट में सिर्फ वेरिएबल बचे और इक्वल साइन के इस तरफ सिर्फ नंबर बचे। तो इधर अगर नंबर है तो इसको हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये -7 है तो इसको डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? +7 ऐड कर देंगे। अगर +7 इधर ऐड कर रहे हैं, इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो इधर वाला तो खत्म हो जाएगा, इधर वाला +7 + 3 कितना हो जाएगा? 10। तो x = कितना मिल जाएगा? 10। समझे? एक तरीका ये हो गया। मैं जनरल दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ये है x - 7, तो इधर मैंने +7 ऐड कर दिया और इधर भी मैंने +7 ऐड कर दिया, तो ये प्लस माइनस ये तो ख़त्म हो गया। इक्वल के इस पार सिर्फ कौन बचा? x, और इधर कितना हो गया? 10। ये इसका आंसर हो गया। समझे? एक तरीका ये बनाने का। दूसरा तरीका देखिए, डायरेक्ट आप कैसे बनाएंगे। हम चाहते हैं कि वेरिएबल एक तरफ रहे, नंबर एक तरफ रहे, तो सारे नंबर उधर भेज दो, वेरिएबल इधर रख लो। ये 7 इधर माइनस में है, इक्वल की उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, =3, 7 उधर जा करके +7, वही कंडीशन आ गई फिर से। सो x = कितना हो गया? दोनों में आंसर आता है, रूल ऑफ इक्वालिटी लगाए बिना भी और ऐसे भी, ठीक है। हाँ, अब हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे ना। डायरेक्ट देखिए कैसे बनाते हैं। हम चाहते हैं कि नंबर एक तरफ हो जाएं और वेरिएबल एक तरफ हो जाएं, वही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर उधर भेजेंगे। तो नंबर उधर भेजने, इधर भेजने का मतलब ये है, कोई नंबर इक्वल के इस पार अगर है वो प्लस में है, तो इक्वल के उस पार जा कर के किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। अगर इक्वल के इस पार माइनस में है तो इक्वल के उस पार जा कर के प्लस, साइन हमेशा उल्टा होता है। अगर कोई नंबर इक्वल के इस पार मल्टीप्लाई में है, किधर? मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के उस पार जा कर के किस में चला जाएगा? डिवाइड में। कोई नंबर इस पार अगर डिवाइड में है तो इक्वल के उस पार जा कर के किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में बदलता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में बदलता है। प्लस वाला माइनस में बदलता है और माइनस वाला प्लस में बदलता है। कोई नंबर इक्वल के इस पार ऊपर है न्यूमरेटर में, इक्वल के उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर में। समझे? कोई नंबर इक्वल के इस पार नीचे है डिनोमिनेटर में, इक्वल के उस पार जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। समझे? सबसे पहले हम 5 उधर भेजना चाहते हैं। 5 किस में है? तो उधर जा कर के माइनस में। सो दिस इज 3x = 14। ये 5 उधर गया, -5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 14 में से 5 गया 9।
अब ये भी नंबर है तो नंबर के पास भेजेंगे। ये नंबर x के साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो इधर बचा x और 9 के डिवाइड में चला गया ये 3। समझ रहे हैं तरीका, 9 के डिवाइड में 3, तो 3 से ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है x की जगह ऐसा कौन सा नंबर आ जाए कि इस पार का पूरा कैलकुलेशन इस पार के कैलकुलेशन के बराबर हो जाए। बीच में क्या साइन है, तो x को ऐसा कौन सा नंबर बनना चाहिए कि इधर का पूरा नंबर मिला करके कौन सी क्वांटिटी बने जो इस पार है 14। तो हम x की जगह कितना रख दें 3, तो 3 3 जा 9 + 5, इधर भी 14 उधर भी 14 और बीच में कौन सा साइन, बराबर हो गया कि नहीं। तो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन कहलाएगा, आंसर है वेरिएबल की वो वाली वैल्यू जो हम वेरिएबल की जगह रख दें तो दोनों तरफ का पल्ला कैसा हो जाए, बराबर हो जाए। समझ रहे हैं, दोनों तरफ का नंबर कैसा हो जाए, बराबर। वही x की वैल्यू क्या कहलाएगी, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं समझ रहे। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकाले आप 3, तो यहाँ x का ऐसा कौन सा वैल्यू होना चाहिए कि जब हम इसको सॉल्व करें तो ये किसके बराबर बन जाए। तो x की जगह क्या होना चाहिए, 10 - 7 कितना होता है, तो ये भी 3 ये भी 3 बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन होता है, आंसर है उसी वेरिएबल का आंसर, उसी वेरिएबल का वैल्यू, वो वाला वैल्यू कि जिसको हम उसकी जगह रखें तो दोनों तरफ का वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए, LHS RHS बराबर हो जाए। समझ रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कैसे बनाएंगे, सारे नंबर उधर भेजने हैं, समझ रहे हैं, इक्वल कुछ पार और इक्वल किस पार किसको बचाए रखना है, वेरिएबल्स को। ठीक है, पहले 3 देखिए, ऐसा नहीं करोगे कि पहले ये वाला भेज दिए इधर प्लस में तो उधर माइनस में, ना, पहले डिवाइड वाले से स्टार्ट करेंगे। 3 है डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वैसे भी देखिए डिनोमिनेटर में नीचे है, उधर जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो चलिए इसको भेजते हैं 4x + 5 = 15। इधर डिवाइड में था, ये उधर गया तो 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होकर के कितना बना 45, इधर बचा 5 और प्लस 4x। ठीक है, अब ये नंबर सादा हो गया, सिंपल। अब हम इस 5 को भेजेंगे उधर, 5 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 4x, 45 और 5 माइनस में हो गया, तो 4x = कितना बचा ये 40। अब यहाँ भी एक नंबर अभी शेष है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x = 40 / 4 कैंसल होकर के कितना मिला, तो x की जगह क्या होना चाहिए, x क्या है, x की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, मतलब अगर मैं x की वैल्यू x की जगह रख दूंगा तो इस पूरे क्वांटिटी का सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, किसके बराबर, करके देखिए। x की जगह कितना रखना है, कितना, तो 4 × 10 40, 40 + 5 45 / 3, 45 / 3 15, उधर भी 15 इधर भी 15, इसलिए x क्या कहलाएगा, x का वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। समझे ना। अब आइए एग्जांपल नंबर 7 में, यहाँ पर देखिए ये भी x है ये भी x है, दोनों सेम बिरादरी के हैं, इसलिए दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 4x प्लस में 2x माइनस में, दिस इज 2x - 5 = 4 भी नंबर है 3 भी नंबर है, प्लस में प्लस प्लस प्लस, तो 4 + 3 7 + 6x। अब ये x इधर है ये x इधर है, हम चाहते हैं x एक साथ हो जाए, इधर आ जाए, तो इस 6x को मैं इधर बुला ले रहा हूँ, तो वो उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हुआ 2x और वो उधर से आकर के -6x। ये नंबर है, इसको नंबर के पास होना चाहिए, इधर ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 7 था और ये इधर आकर के प्लस में बदल गया, +5। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। 2x - 6x ना, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 गया 4x, लेकिन साइन किसका, बड़े वाले का ना, बड़ा साइन, बड़ा कौन है 6, तो 6 का जो साइन होगा वो आंसर का साइन होगा। समझे ना। हाँ, ये बताइए 7 + 5 12, तो अब क्या करें, इस नंबर को भी वहाँ होना चाहिए,
तो इस नंबर को हमने वहाँ भेज दिया, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जा करके डिवाइड। कितना आया ये? तो ये माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 है, इस माइनस साइन को भी उधर भेज दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? -3। माइनस साइन भी उधर चला गया, ये इसकी वैल्यू होगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है।